हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स द माउंट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं नदीम अख्तर और आपके लिए लेकर आया हूं यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों ये 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे है। दोस्तों जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ। फ्रांस के अंदर लुई 16वां जो थे, वो बुर्बो राजवंश के शासक थे और उससे पहले के जो पीढ़ी दर पीढ़ी थे लोगों, वो बुर्बो राजवंश का शासन चला आ रहा था। तो उसके बाद से दोस्तों वहाँ के लोगों में वहाँ के शासक जो थे वो वहाँ की जनता उससे खुश नहीं था। शासक वहाँ पे अन्याय वगैरह ज़्यादा कर रहे थे। जनता को वोट देने का अधिकार नहीं था और किसी तरीके से डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था वहाँ पे। तो अंत तक ये हुआ कि वहाँ के जो जनता लोग जो थे, जो वहाँ के सिविलियंस थे, वे लोग ने अपना हक की बात करने के लिए खड़े हुए। लेकिन दोस्तों उसको सीख मिला अमेरिका के क्रांति से। 1776 में दोस्तों वहाँ पे क्रांति हुई थी और 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया था पूर्ण रूप से। तो दोस्तों 1789 में फिर वहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली कि फ्रांस भी जो है वो आज़ाद हो गया और बुर्बो राजवंश का जो शासन था वो ख़त्म हो गया। 1793 में दोस्तों वहाँ पे नेपोलियन 16 को गिलोटिन पे चढ़ा करके मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद से दोस्तों वहाँ पे कन्वेंशन की सरकार आई। फिर दोस्तों लेनिन उसमें एंट्री किया और आफ्टर सम टाइम 1799 में लेनिन ने वहाँ का तख्ता पलट दिया और फिर सत्ता अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे वो दोस्तों 1804 में दोस्तों उन्होंने नेपोलियन कोड लागू कर दिया। नेपोलियन कोड लागू करने के बाद दोस्तों वहाँ पे नेपोलियन ने अपने नए कानून वगैरह लाया और अपनी हुकूमत करने लगा। लेकिन वक्त एक दिन उसका भी आया जो वो उस नेपोलियन कोड भी ख़त्म हो गया और फिर वहाँ से चला दोस्तों मीटरनिक युग। मीटरनिक युग दोस्तों 1815 से लेकर के 1848 तक चला। फिर दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे मीटरनिक युग भी ख़त्म हो गया और फिर अंत में कई सारे राज्य जो थे यूरोप के अंदर जो देश था वो आज़ादी के रंग बिरंगने लगा और फिर अपने अपने एकीकरण करने लगा। तो दोस्तों इसमें मोस्ट ऑफ तो जो पॉइंट पढ़ना है वो इटली, फ्रांस और जर्मनी के बारे में पढ़ना है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का कैसे हुआ और फिर अगर हम बात करें तो फ्रांस का कैसे हुआ। तो फ्रांस का आई होप कि दोस्तों मैंने बता दिया, यूनान वगैरह के भी है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, इसलिए चलते हैं दोस्तों अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि क्या है कुछ खास। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों आप इसको टिक आउट करते चलें कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम। तो दोस्तों फर्स्ट इसका जो है ये बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था और देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। ये बिस्मार्क का जन्म दोस्तों 1 अप्रैल 1815 में जर्मनी के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 30 जुलाई 1898 को जर्मनी में ही। इनकी वाइफ का नाम था जोहान वॉन पुट्टा कमर और राष्ट्रीयता जर्मन ही थे और पर्शियन रिलीजियस से थे ये। इनके बच्चों का नाम था दोस्तों हॉबर्ट वॉन बिस्मार्क और मेरी वॉन बिस्मार्क, विल्हेम वॉन बिस्मार्क। तो दोस्तों बिस्मार्क के बारे में इतना जानेंगे। दोस्तों इन्होंने ही एक नीति अपनाई थी, हार्ड एंड स्ट्रिक्ट का एक रूल था, रक्त एवं लौह। तो इन्होंने दोस्तों इसका मानना थी कि रक्त एवं लौह का जब तक हम लागू नहीं करेंगे, जब तक कड़े कानून और कड़े कानून नहीं लागू करेंगे तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि आज़ादी जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। दोस्तों आज़ादी जो है वो आसानी से नहीं मिलती है, उसे छीनना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनका मानना था, इसलिए इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। वियना कांग्रेस की संधि कब हुआ था। 1815 ईस्वी में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। फ्रेंड्स की आप जानते होंगे 1815 में जो था तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1815 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे दोस्तों कि वियना कांग्रेस की संधि क्या था। तो दोस्तों नेपोलियन के द्वारा जीते गए जो राज्य थे उसको हटा करके उसके कानून को हटाने के बाद अपना कानून को लागू करना ही नेपोलियन कांग्रेस का संधि कहलाता है। तो दोस्तों इस संधि में जो लोग साथ थे, जिसके साथ ही संधि किया गया था, तो वन साइड था नेपोलियन बोनापार्ट था और सेकंड साइड दूसरी तरफ थे वो थे मेटरनिक। तो दोस्तों मेटरनिक ने क्या किया था कि नेपोलियन के जीते हुए जो भी राज्य था और उसके जो भी कानून व्यवस्था था उसको हटा करके वहाँ पे अपने कानून व्यवस्था यानी बुर्बो राजवंश का जो पुराने ज़माने का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा था वही कानून वगैरह वहाँ पे लागू किया था। तो ये थे दोस्तों वियना कांग्रेस की संधि के बारे में मैंने आपको बताया।
बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर कौन थे? दोस्तों दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक था? तो दोस्तों ये समाज सुधारक थे, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो दोस्तों सेडावा का युद्ध या प्रशा डेनमार्क, सेडावा का युद्ध या क्रीमिया का युद्ध? दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सेडान का युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो दोस्तों जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? तो दोस्तों इसका भी जो आंसर है वो बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट, तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो सही आंसर इसका जो है बिल्कुल सी सही है, यूरोप। जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई एटीन ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ये नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैब्सबर्ग का, आर्लियन का, बुर्बो राजवंश का या फिर चारशाही का? तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि 1815 में जब लेनिन और मेटरनी के बीच में जब संधि हुई थी, वियना कांग्रेस की संधि, तो उसके बाद जो है वो बुर्बो राजवंश का शासनकाल आया था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सिडॉन, सिडोवा, साइडाइन या फ्रैंकफर्ट? तो इसका ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ थे? तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है वो बिल्कुल डी सही आंसर है। 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो दोस्तों यूनान, हंगरी, पोलैंड, तुर्की? तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको इसके बारे में पता होगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में, 1707 में, 1788 में या फिर 1807 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है 1688 इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये सही आंसर है इसका। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि नेपोलियन कोड जो है, या नेपोलियन संहिता बोले या नेपोलियन कोड बोले, एक ही है, 1804 में। अब ये कोई पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता क्या था? तो दोस्तों आपको आंसर सिंपल में लिखना है कि नेपोलियन द्वारा लाए गए नए कानून व्यवस्था को नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मेरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस का, रूस का, इटली का या जर्मनी का? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में? तो दोस्तों कार्बोनारी एक संस्था थी जो व्यापारियों की थी, तो ये 1810 में हुआ था, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों ये चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो सबसे पहले जर्मनी में हुआ था, इटली में, ऑस्ट्रिया में या फिर इंग्लैंड में? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बिल्कुल डी इसका सही आंसर है, इंग्लैंड में हुआ था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना कांग्रेस की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा या प्राग की संधि द्वारा या एड्रियानोपुल की संधि द्वारा? तो फ्रेंड्स आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा, तो डी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो दोस्तों इसका भी है डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि? तो आई होप कि फ्रेंड्स इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट, लाल गुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, काबुर ने या फिर मैजनियन ने या फिर गैरीबाल्डी ने? दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है, और काबुर, मेजनी और गैरीबाल्डी जो थे वो इटली के एकीकरण करने का मुख्य नेता थे। तो दोस्तों इसका आंसर जो यहाँ पे लाल कुर्ती की बात कर रहे हैं, तो मेजनी तो फर्स्ट में आया था और चला गया था, काबुर भी वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और गैरीबाल्डी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल गैरीबाल्डी सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन नंबर इसका सही है। नेक्स्ट,
सिडनिया पिडवाउन का शासक कौन था? नेपोलियन था, कांट काबर था, विक्टर इमैनुअल था या विलियम प्रथम था? तो दोस्तों एक ये मैंने पीछे एक क्वेश्चन है इसमें, काबूर मेजनी और गैरीबाल्डी, इसके अलावा भी एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक के इटली का एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहा था, जो कि इतिहास के पन्नों में इसका नाम भी फ्रंट में लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सी सही है। आई होप दोस्तों कि वीडियो के अंत मैंने 25 क्वेश्चन जल्दी में लाया, इसलिए कि दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूं। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।